नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हिंदी नेट सेट अध्ययन में। हम इस चैनल पर नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय का पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं। लेकिन पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं और जो बीए थर्ड ईयर का पाठ्यक्रम स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ में बीए थर्ड ईयर में जो एक पेपर रखा गया है अनुवादित साहित्य या अनुवाद के जो उसमें कुछ रचनाएं भी है, उसमें अनुवाद क्या है, अनुवाद का अर्थ, परिभाषा, यह भी हम यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। सबसे प्रथम हम यह बताना चाहते हैं कि यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अनुवाद का अर्थ, परिभाषा यह देखने से पूर्व अनुवाद का अर्थ क्या है यह हम देखेंगे। सीधा कहा जाए तो अनुवाद यानी क्या है? एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाना तथा दूसरी भाषा से एक भाषा में लेके आना। सही अर्थों में कहा जाए तो हम मराठी में बोल रहे हैं और सामने वाले को हिंदी में समझाना है, तो वह होगा अनुवाद। अभी एक शाब्दिक रूप से, एक आसान रूप से ये मैंने बताया। अभी इसकी एक क्या है यह देखेंगे। अनुवाद अर्थात किसी एक भाषा के विचार अथवा पाठ को दूसरी भाषा में व्यक्त करना, जैसे मैंने अभी बताया। समझो यहाँ पर हम मराठी भाषिक है और हिंदी है, अर्थात एक भाषा के विचार यानी मराठी भाषा के विचार है और वो हिंदी भाषा में हमें प्रस्तुत करना है, व्यक्त करना है, बताना है, उसको ही क्या कहते हैं? अनुवाद। अंग्रेजी में अनुवाद को ही ट्रांसलेशन कहा जाता है। अनुवाद का काम एक आदमी को देखने में जितना आसान लगता है उतना ही वो तब मुश्किल हो जाता है जब वो उसे खुद करने बैठता है। जैसे मैंने कहा, अनुवाद यानी क्या है? सीधा एक भाषा से दूसरी भाषा में विचारों को व्यक्त करना अनुवाद है। लेकिन जब वहाँ हम लिखने बैठते हैं, बोलने में आसान है लेकिन हम लिखने बैठते हैं, एक पेज आप मराठी में लिखा हुआ लीजिए और उसको हिंदी में लिखिए, हिंदी में ट्रांसलेशन करके लिखिए, तो तब आपको मुश्किल लगेगा। ये वास्तविक है, मैंने खुद देखा है। हर एक स्नातक जो भाषाओं का ज्ञान रखता है उसे ये गलतफहमी होती है कि वो अनुवाद कार्य भी आसानी से कर लेगा। मतलब गलतफहमी होती है कि आसानी से कर लेगा, लेकिन सही अर्थों में देखा जाए किसी रचना का अनुवाद करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन स्रोत भाषा को लक्ष्य भाषा में बदलने का ये खेल इतना आसान नहीं है। स्रोत भाषा मतलब क्या है? जैसे हम मराठी की रचना का हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्रोत भाषा कौन सी हो सकती है? तो मराठी ये जो है हमारी स्रोत भाषा हो सकती है। और लक्ष्य भाषा कौन सी है? हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, तो हिंदी यहाँ हमारी क्या हुई? लक्ष्य भाषा हुई, याद रखना। इसे खेल न कहकर एक कला कहा जाए तो कुछ गलत न होगा। यानी ये क्या है? वे अनुवाद क्या है? अनुवाद को ही एक खेल न होकर एक क्या है? कला है, आर्ट है। जहाँ अच्छे अनुवादक के लिए अनुवाद कार्य एक खेल के समान होता है, वहीं उसके पाठक के लिए उसकी खूबसूरती एक कला का रूप धारण कर लेती है। अंचता अजंता एलोरा, ये अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हमारे संभाजीनगर के आसपास है। अजंता एलोरा की गुफाओं की मूर्तियों के रचनाकार को शायद अंदाजा भी न होगा कि उसे उसकी कला के जरिए अनंत काल तक याद किया जा रहेगा। यानी जो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें जो मूर्तियां हैं और उस मूर्तियों पर जो कलाएं स्थापित की गई है उसको पता तक नहीं होगा या उसने सोचा तक नहीं होगा कि उसकी कला अनंत काल तक जीवित रह सकती है। उसी प्रकार एक बार किया हुआ अनुवाद जो है, ट्रांसलेशन जो है, वह अनुवाद, वह ट्रांसलेशन अनंत काल तक जीवित रहता है। इसी तरह से बेहतरीन अनुवाद भी कुछ ऐसे ही अमिट छाप छोड़ता है। यानी बेहतरीन अनुवाद, जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में अनुवाद के कोर्सेज चलते हैं और वहाँ कोर्सेज आप करते हो तो आपको अनुवाद करने का काम भी मिल सकता है, रोजगार भी मिल सकता है। साहित्य, शिक्षण, अनुवाद आदि ये कुछ कार्य ऐसे हैं जिसे लोग केवल सामाजिक और नैतिक कार्य समझने की भूल कर बैठते हैं, या कहे एक चोला ढोला देते हैं। आज के आधुनिक युग में हालांकि यह भ्रांति समाप्त होती जा रही है, क्योंकि बेहतरीन शिक्षक भी
आज पैसा का महत्व जानता है और शिक्षण पेशे को जब वो विशुद्ध व्यावसायिक रूप से करने लगता है तो अपने क्षेत्र में सफलता के एक ध्वज का वाहक सा दिखता है। ये नहीं है, जहाँ पर आवश्यक है वही मैं पढ़ाऊँगा। अनुवाद क्षेत्र की भी एक यही खामी है, यानी अनुवाद क्षेत्र की भी वही खामी है, प्रसिद्धि है। कुछ श्रेष्ठ अनुवादक एक ग्रंथि से घिर रहते हैं। सरकारी दर यदि 40-50 पैसे प्रति दर है तो ये समझने की भूल कर बैठते हैं कि इससे ज़्यादा पैसे उन्हें देने की जहमत नहीं होगी। यानी अनुवाद, कोई बोलता है कि एक ही पेज है, मैं भी कभी कभी अनुवाद करता हूँ तो कोई समझता है कि एक ही पेज है, लेकिन जब वो करने बैठते हैं तो वह देखिए कि करने यदि अनुवाद बैठते हैं तो कितना कठिन है, और उस कठिनाई को देखते हुए जो भी आप मूल्य तय करते हो या बताते हो वो कम है। जबकि वही विफल अनुवादक अपनी दरों से समझौता किए बगैर अनुवाद का क्षेत्र एक विशुद्ध व्यवसाय की तरह तरक्की, यानी व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, रोजगार कमाने के लिए भी अनुवाद का क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर अनुवाद की परिभाषा वो देखते हैं। अनुवाद की परिभाषा एक विशिष्ट प्रकार के भाषिक व्यापार के रूप में अनुवाद भारतीय परंपरा की दृष्टि से कोई नई बात नहीं है। यानी भारतीय परंपरा की दृष्टि से देखा जाए तो अनुवाद यह नया शब्द नहीं है, पुराना ही है। वस्तुतः अनुवाद शब्द और उससे उपलक्षित भाषिक व्यापार भारतीय परंपरा में बहुत पहले से आया है। जैसे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों का पहले से ही अनुवाद किया है, तो यह हमारे लिए नई परंपरा नहीं है, ये भारतीय ही परंपरा है और बहुत पहले से चली आ रही है। अंततः अनुवाद शब्द और उसके अंग्रेजी पर्याय ट्रांसलेशन के उत्पत्तिमूलक और प्रवृत्तिमूलक अर्थों की सहायता से अनुवाद की परिभाषा और उसके स्वरूप को श्रेष्ठतम रूप से जाना जा सकता है। अनुवाद की परिभाषा और श्रेष्ठतम रूप क्या है, स्वरूप क्या है, इससे अभी यहाँ पर अनुवाद के अर्थ दो प्रकार हमें समझना है। एक क्या है, व्युत्पत्तिमूलक अर्थ। व्युत्पत्तिमूलक अर्थ क्या है और उसके बाद का दूसरा एक है वो भी हम जानेंगे। व्युत्पत्तिमूलक अनुवाद का अर्थ होता है कि पुनः कथनय, एक बार कही हुई बात को दोबारा कहना। व्युत्पत्तिमूलक अनुवाद मतलब क्या है, एक बार कही हुई बात है उसको दोबारा करना, रिपीट करना, इससे अर्थ की पुनरावृत्ति होती है, शब्द रूप की नहीं। मतलब व्युत्पत्तिमूलक अनुवाद के अर्थ में क्या है, इससे केवल शब्द की पुनरावृत्ति होती है, मगर अर्थ की पुनरावृत्ति होती है, मतलब अर्थ बदलता है और शब्द जो है नहीं बदलते, शब्द जैसे है वैसे ही लेते हैं। ट्रांसलेशन शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ है पारवहन। यानी ट्रांसलेशन शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ क्या है, पारवहन। ये शब्द को मैं अंडरलाइन करके क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यह अन्य जो कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी एग्जाम है उसके लिए भी काम आए, इसीलिए। शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ है, यानी ट्रांसलेशन शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ क्या है, पारवहन करना, अर्थात एक स्थान बिंदु से दूसरे स्थान बिंदु पर ले जाना। यह स्थान बिंदु भाषिक पाठ है, इसमें भी ले जाने वाली वस्तु अर्थात अर्थ है, शब्द नहीं। उपर्युक्त दोनों शब्दों में अंतर व्युत्पत्तिमूलक अर्थ की दृष्टि से है, अंतः सतही है। वास्तविक व्यवहार में दोनों की समानता स्पष्ट है। अर्थ की पुनरावृत्ति को ही दूसरे शब्दों में और प्राकरांतर से अर्थ का भाषांतरण कहा जाता है, जिसमें कई बार मूल भाषा की रूपात्मक गठनात्मक विशेषताएं लक्ष्य भाषा में संक्रांत हो जाती है। यानी जिस मराठी का कोई लिखा हुआ है और उसको कहीं अन्य भाषा में, हिंदी में, अंग्रेजी में या तेलुगु में या कोई भी भाषा हो, उसमें यदि हमें ट्रांसलेशन करना है तो उस भाषा का जो रूपात्मक है, गठनात्मक है, ये जो विशेषताएं है, वह विशेषताएं लक्ष्य भाषा में जाती है, संक्रांत होती है, मतलब लक्ष्य भाषा। जैसे हमें मराठी का हिंदी में अनुवाद करना है तो जो मराठी की रूपात्मकता है, गठनात्मकता है, यह विशेषताएं अपने आप हिंदी में जाती है ट्रांसलेशन करते समय। वस्तुतः अनुवाद शब्द का भारतीय
भारतीय परंपरा वाला अर्थ आधुनिक संदर्भ में भी मान्य है और इसी को केंद्र बिंदु बनाकर अनुवाद की प्रकृति को अंततः समझा जाता है। तदनुसार अनुवाद कार्य के 3 संदर्भ हैं। तदनुसार अनुवाद कार्य के कितने संदर्भ है? कभी कभी नेट के पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है कि अनुवाद निम्नलिखित में से तदनुसार अनुवाद कार्य के 3 संदर्भ निम्न में से कौन कौन से सही है, या सही क्रम लगाइए, ऐसा पूछा जा सकता है। तो क्या है? समभाषिक, अन्य भाषिक, अंतर संकेत परक। ये समभाषिक का अर्थ क्या होता है? सम मतलब समान, मतलब एक ही भाषा में, और अन्य भाषिक मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा तक, और अंतर संकेत परक, ये हम सब कुछ देखेंगे। इसके नीचे पॉइंट दिए हुए हैं। समभाषिक अनुवाद क्या है यह हम देखेंगे। ये स्वरूप में हम पहचान सकते हैं। समभाषिक संदर्भ में अर्थ की पुनरावृत्ति एक ही भाषा की सीमा के अंतर्गत होती है। समभाषिक अनुवाद में क्या है? तो अर्थ की जो पुनरावृत्ति है वह एक ही भाषा की सीमा के अंतर्गत होती है। मतलब क्या है? समझो हम नांदेड़ के रहने वाले हैं, नांदेड़ की भाषा और जो बिलोली साइड वाली जो भाषा है उसमें अंतर है। नांदेड़ में भी मराठी भाषा बोली जाती है, बिलोली में भी मराठी भाषा बोली जाती है, मगर नांदेड़ के मराठी भाषा में और बिलोली के मराठी भाषा में अंतर होता है। तो नांदेड़ की जो मराठी भाषा है वह बिलोली में यदि किसी को समझाना है तो उसमें भाषा बदली क्या? मराठी ही है, लेकिन अर्थ जो है वह अर्थ की पुनरावृत्ति एक ही भाषा की सीमा में, मतलब जो अर्थ जो है एक ही भाषा की सीमा में होता है, परंतु इसके आयाम भिन्न भिन्न हो जाते हैं। मुख्य आयाम 2 है। अभी मुख्य आयाम भी क्या है? 2 है। एक है कालक्रमिक और दूसरा है समकालिक। कालक्रमिक आयाम पर समभाषिक अनुवाद एक ही भाषा के ऐतिहासिक विकास की 2 निकटस्थ अवस्थाओं में होता है। जैसे पुरानी हिंदी से अनुवाद हिंदी में, जैसे मराठी है, जो गांव की मराठी है उस गांव की मराठी का अनुवाद शहरी मराठी में करना है या शहर के मराठी में करना है, ऐसा। समकालिक आयाम पर समभाषिक अनुवाद मुख्य रूप से 3 स्तरों पर होता है। यानी समभाषिक अनुवाद भी कितने स्तरों पर होता है? 3 स्तरों पर होता है। वो 3 स्तर कौन से है? बोली है, शैली है और माध्यम है। बोली, शैली और माध्यम। बोली स्तर पर समभाषिक अनुवाद के 4 उपस्तर हो जाते हैं। यानी फिर बोली स्तर पर यदि अनुवाद करना है तो बोली स्तर पर भी कितने उपस्तर हो जाते हैं? 4। वह 4 स्तर कौन से हैं? एक है एक भौगोलिक बोली से दूसरी भौगोलिक बोली में, जैसे ब्रज से अवधि, यानी एक ही भाषा है और एक ही भौगोलिक एक भौगोलिक बोली से, यानी एक भौगोलिक मतलब मैंने जैसे अभी बताया कि नांदेड़ की बोली और बिलोली की बोली, इसमें से एक ही भौगोलिक क्षेत्र से दूसरी भौगोलिक बोली में उसका अनुवाद करना, जैसे ब्रज से अवधि में। उसका अगला स्तर क्या है? अमानक बोली से मानक बोली में, जैसे गंजाम ओडिया से पूरी ओडिया में, अथवा नागपुरी मराठी से पुणे मराठी में, यानी नागपुर की मराठी अलग है और पुणे मराठी में अलग है। तो इस प्रकार ये अमान बोली रूप से भाषा रूप में, जैसे ब्रज या अवधि से हिंदी में, एक सामाजिक बोली से दूसरी सामाजिक बोली में, जैसे अशिक्षितों या अल्प शिक्षितों की भाषा से, यानी जो अशिक्षित है, अज्ञानी है, उसकी भाषा, और जो थोड़ी बहुत शिक्षा उसने प्राप्त की है उसकी भाषा में अनुवाद करना। शैली स्तर पर समभाषिक अनुवाद को शैली विकल्पन के रूप में भी देखा जाता है। शैली विकल्पन के रूप में किसको? समभाषिक अनुवाद को देखा जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है औपचारिक शैली से अनौपचारिक शैली में अनुवाद। जैसे धूम्रपान वर्जित है, औपचारिक शैली, बीड़ी सिगरेट पीना मना है। ये क्या हुआ? अनौपचारिक शैली। इसी प्रकार ट्यूबी वायु आधान में सममिति नहीं रही, तकनीकी शैली, टायर की हवा निकल गई है, गैर तकनीकी शैली। ये ऐसा माध्यम की दृष्टि से समभाषिक अनुवाद की स्थिति वहाँ होती है जहाँ मौखिक अनुवाद माध्यम से प्रस्तुत संदेह
कि लिखित माध्यम से या इसके विपरीत पुनरावृत्ति की जाए तो। समभाषिक अनुवाद के उपयुक्त उदाहरण हमने देखे हैं। अभी इसके बाद अगला जो ये है, ये क्या है? अन्य भाषिक अनुवाद। अन्य भाषिक अनुवाद मतलब क्या है? एक भाषा से दूसरी भाषा में। थोड़ा सा देखते हैं। अन्य भाषिक अनुवाद दो भाषाओं के बीच में होता है। ये दो भाषाएं ऐतिहासिकता और क्षेत्रीयता के समन्वित मापदंडों पर स्वतंत्र भाषाओं के रूप में पहचानी जाती है। जैसे दो भाषाएं ऐतिहासिक दृष्टि से एक ही धारा में आने वाली भाषाओं को सामान्यतः उस स्थिति में स्वतंत्र भाषा के रूप में देखते हैं यदि वह कालक्रम में एक दूसरे के निकट सन्निहित न हो। जैसे संस्कृत और हिंदी इन दोनों के मध्य प्राकृत भाषाएं आ जाती है। इसी प्रकार क्षेत्रीयता की दृष्टि से प्रतिवेशी भाषाओं में अत्यधिक आदान प्रदान होने पर भी उन्हें भिन्न भाषाएं ही मानना होगा। जैसे हिंदी और पंजाबी अन्य भाषिक अनुवाद के संदर्भ में संबंधित भाषाओं का स्वतंत्र अस्तित्व महत्व की बात होती है। अभी इसका दूसरा अनुवाद का वह हमने क्या देखा? उत्पत्ति मूलक जो तीन थे, तीन में से समभाषिक देखा, फिर समभाषिक देखा और समभाषिक देखने के बाद हमने क्या देखा? अन्य भाषिक देखा और अन्य भाषिक के बाद अंतर संकेत परक अनुवाद। यह क्या है? ये देखते हैं। अनुवाद शब्द के उपयुक्त दोनों संदर्भ अपेक्षाकृत सीमित है। इसमें अनुवाद को भाषा संकेतों का व्यापार माना गया है। वस्तुतः भाषा संकेत संकेतों की एक विशिष्ट श्रेणी है जिसके द्वारा संप्रेषण कार्य संपन्न होता है। संप्रेषण के लिए विभिन्न कोटियों के संकेतों को काम में लिया जाता है। इन्हें सामान्य संकेत कहा जाता है। इस दृष्टि से भी अनुवाद शब्द की परिभाषा की जाती है। इसके अनुसार एक संकेतों द्वारा कही गई बातों को दूसरी कोटि के संकेतों द्वारा पुनः कहना, यानी किसी भाषा में संकेत करके भाषा बताई गई है और दूसरी भाषा में उसी कोटि को, उसी संकेत को पुनः कह जाना, इसको क्या कहते हैं कि अंतर संकेत परक भाषा कहा जाता है। याद रखना। जैसे संकेत में भाषा प्रकार के अनुवाद को अंतर संकेत परक अनुवाद कहा जाता है। फिर से पढ़ते हैं। इसके अनुसार एक संकेतों द्वारा कही गई बात को, मतलब एक संकेतों द्वारा कही गई बात को दूसरी भाषा के संकेतों द्वारा पुनः कहना, मतलब एक, जैसे हमने कहा संकेत करके चलो, हाथ से कहा या आंखों से कहा कि चलो, और वही संकेत दूसरी भाषा में बताना, उसको क्या कहते हैं? अंतर संकेत परक। और एक उदाहरण क्या दे सकते हैं? कोई समझो रास्ते पे जा रही कार है और उसको हाथ से ऐसे रोको रोको कह रहे हैं, सीटी बजाकर पुलिस वाला रोक रहा है गाड़ी को। क्यों? क्योंकि रोक रहा है और वही आगे लाल लाइट लगा हुआ है। तो ये एक ही बात है। एक भाषा में क्या है? हाथ ऐसा करके हम गाड़ी को रोक रहे हैं और दूसरा वही संकेत कि लाल दीवे के द्वारा, लाल लाइट के द्वारा बताया जा रहा है। ये क्या है? अंतर संकेत परक अनुवाद कहा जाता है। यह सामान्य संकेत विज्ञान के अंतर्गत है। भाषिक संकेतों को प्रवर्तन बिंदु मानकर संकेतों को भाषिक और भाषांतर में विभक्त किया जाता है। भाषांतर में दो भाग है। अभी भाषांतर में क्या है? दो भाग है। भाषांतर में दो भाग कौन से हैं? बाह्य भाष्य ज्ञान इंद्रियों द्वारा ग्राह्य और आंतरिक अंतर इंद्रिय द्वारा ग्राह्य। ये तीन भाग, ये चार है, हम पढ़ेंगे। बाह्य संकेत का बाह्य संकेत में अनुवाद, यानी बाह्य संकेत का बाह्य संकेत में अनुवाद क्या है? इसके अनुसार किसी देश का मानचित्र उस देश का अनुवाद है। किसी प्राणी का चित्र उस प्राणी का अनुवाद है। ये क्या है? बाह्य संकेत का बाह्य संकेत मतलब बाहर से दिखने वाला अनुवाद। बाह्य संकेत का भाषिक संकेत में अनुवाद। इसके अनुसार किसी प्राणी के लिए किसी भाषा में प्रयुक्त कोई शब्द उस प्राणी का अनुवाद है। मतलब क्या है यहाँ पर? इसके अनुसार किसी प्राणी के लिए किसी भाषा में प्रयुक्त कोई शब्द क्या है?
उस उस प्राणी का अनुवाद है। जैसे खाना खाओ, मतलब जैसे मुर्गी को आओ आओ ऐसा कहते हैं ना, जैसे इस दृष्टि से वस्तुतः यह भाषा दर्शन की समस्या है, जिसकी व्याख्या अर्थ के संकेत सिद्धांत में की गई है। उसके बाद क्या है, आंतरिक संकेत से आंतरिक संकेत में अनुवाद। आंतरिक संकेत से आंतरिक संकेत में अनुवाद क्या है? इसके अनुसार किसी एक घटना को उसकी समशील संवेदना में परिवर्तित करना, इस श्रेणी का अनुवाद है। स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि स्थिति की वास्तविक सत्ता नहीं हो सकती, अंततः केवल सैद्धांतिकता की दृष्टि से ही यह कोटि निर्धारित की जाती है। उसके बाद हम परिभाषा पर बढ़ेंगे। हाँ, उसका अर्थ, प्रवृत्ति मूलक का अर्थ क्या है ये देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा विस्तार में यदि पढ़ाएंगे तो वह लंबा हो जाएगा। और यह हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ हमने भेजी हुई है, आप ज्वाइन करके देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है हिंदी नेटसेट अध्ययन। प्रवृत्ति मूलक में क्या है? प्रवृत्ति मूलक में पहले हमने क्या देखा? व्युत्पत्ति मूलक देखा। आप देख रहे हैं प्रवृत्ति मूलक। प्रवृत्ति मूलक में व्यवहार में अनुवाद शब्द से अन्य भाषिक अनुवाद का ही अर्थ लिया जाता है, मतलब अन्य भाषा। प्रवृत्ति मूलक में क्या है? व्यवहार में अनुवाद शब्द से अन्य भाषिक अनुवाद का अर्थ ही लिया जाता है, जो दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर आया है वह। और इसी कारण शैन्य यह बात सिद्धांत का भी अंग बन गई है कि अनुवाद दो भाषाओं के मध्य होने वाली प्रक्रिया है। मतलब सिद्धांत के रूप में क्या बन गया है? अनुवाद दो भाषाओं के मध्य बनने वाली प्रक्रिया है, दो भाषाओं के अंदर। इस स्थिति के स्वीकार किया जाता है, यानी इसी स्थिति को स्वीकार किया जाता है। संस्कृत परंपरा का छाया शब्द इसी स्थिति का संकेत करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अभी परिभाषा के दृष्टिकोण क्या है वह देखते हैं। परिभाषा वह अनुवाद के स्वरूप को समझने के लिए अनुवाद की परिभाषा विशेष रूप से सहायक है। मतलब अनुवाद का जो स्वरूप है और उस स्वरूप को समझना है तो उसकी परिभाषा पहले समझना आवश्यक होता है, कोई भी बात क्यों न हो। अनुवाद की बहुपक्षीयता को देखते हुए अनुवाद की परिभाषा विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रस्तुत की गई है। मतलब अनुवाद की क्या है? बहुपक्षीयता है, और उसके बहुपक्षीयता को देखते हुए अनुवाद की परिभाषा भी विभिन्न दृष्टिकोणों से लिखी गई है, विभिन्न विचारवंतों ने लिखी हुई है। मुख्य दृष्टिकोण तीन प्रकार के हैं, यानी अनुवाद की जो परिभाषा है और वह परिभाषा लिखते हुए कितने दृष्टिकोण सामने रखे हैं? तीन प्रकार के। अनुवाद एक प्रक्रिया है, यानी अनुवाद क्या है? एक प्रक्रिया है। अनुवाद एक प्रक्रिया अथवा और उसका परिणाम है, यानी अनुवाद क्या है? एक प्रक्रिया है। दूसरा क्या है? अनुवाद एक प्रक्रिया है और अथवा और उसका परिणाम है। उसका अनुवाद एक प्रक्रिया भी है और उसका परिणाम भी है। अनुवाद एक संबंध का नाम भी है। ये तीन स्तरों पर, तीन दृष्टिकोणों पर अनुवाद की परिभाषा की जाती है। अनुवाद, पहली परिभाषा देखते हैं कि अनुवाद एक प्रक्रिया है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत निम्नलिखित परिभाषाएं उद्धृत की जाती है, यानी अनुवाद एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत परिभाषा को देखते समय पहले जो हमारे सामने विचारवंत विद्वान आते हैं वो क्या है? नायडा तथा टेबर। हम लिखते समय कैसा लिखेंगे? अनुवाद की परिभाषा। यदि एग्जाम में पूछा प्रश्न अनुवाद की परिभाषा लिखिए, तो हम क्या करते हैं? सीधा वो क्वेश्चन नंबर देते हैं, ऐसा बान छोड़ते हैं, भले इधर किधर भी जाकर लगे, लेकिन नीचे सीधा अनुवाद की परिभाषा एक नंबर डालते हुए लिखते हैं। ऐसा नहीं लिखना चाहिए। ये हम बाद में बताएंगे, मेरे ख्याल से वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये पेपर कैसे छोड़ना है, क्या करना है, इसका भी विश्लेषण हम बाद में करेंगे। लेकिन फिर भी अनुवाद की परिभाषा लिखनी है तो अनुवाद के प्रस्तावना एक 2-3 पंक्ति में कीजिए और अंतिम लिखिए कि निम्न तरह से अनुवाद की परिभाषा देखी जाती है। फिर वहाँ पर विद्वान का नाम डालिए कि नायडा तथा टेबर के अनुसार, और फिर वह परिभाषा लिखिए। मूल भाषा के संदेश के सममूल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं, जैसे पहले ही हमने पढ़ा था।
मूल भाषा के संदेश के सममूल्य संदेश को, मतलब एक भाषा का संदेश है और वह सममूल्य संदेश, वही मूल्य, उस जो मूल भाषा का जो संदेश है और मूल भाषा में जो मूल्य है उस संदेश के, वही मूल्य लक्ष्य भाषा में, मतलब अन्य भाषा में, जिस भाषा में ट्रांसलेशन कर रहे हैं उस भाषा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को ही अनुवाद कहते हैं। संदेशों की यह मूल्य समानता पहले अर्थ और फिर शैली की दृष्टि से तथा निकटतम एवं स्वाभाविक होती है। ये किसका परिभाषा है? नायडा तथा टेबर की परिभाषा है। अगली परिभाषा देखते हैं, पट्टनायक। पट्टनायक के अनुसार अनुवाद की परिभाषा क्या है? अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अनुभव, अर्थपूर्ण संदेश या देश का अर्थ, सार्थक अनुभव मतलब क्या है? अर्थपूर्ण, मतलब उससे कोई तो कुछ ना कुछ अर्थ निकले। अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अनुभव एक भाषा समुदाय से दूसरे भाषा समुदाय को संप्रेषित किया जाता है। फिर से पढ़ते हैं, अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अनुभव एक भाषा समुदाय से दूसरे भाषा समुदाय को संप्रेषित किया जाता है। जैसे मराठी में कोई एक अच्छा सा संदेश देने वाली या मूल्य देने वाली रचना है, जैसे आठवणीचे पक्षी, यह मराठी में लिखी हुई आत्मकथा है और उसका हिंदी में अनुवाद किया है यादों के पंछी। तो वह मराठी में लिखी हुई जो आत्मकथा है या रचना है आठवणीचे पक्षी, तो उसका मराठी में जो संदेश है, मराठी में जो मराठी भाषा समुदाय में जो उसका अर्थ है, सार्थक अनुभव है, और वह सार्थक अनुभव हमें हिंदी में देना है, तो उसको क्या करते हैं कि संप्रेषण। तो वो क्या हुआ? वह एक सार्थक अनुभव हुआ। एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री द्वारा प्रस्तापित करना अनुवाद कहलाता है। कैटफोल्ट, ये कैटफोल्ट की परिभाषा मुझे काफ़ी अच्छी लगती है याद करने के लिए, या एग्जाम में ध्यान रखने जैसी है। याद रखना कैटफोल्ट की, सिर्फ कैटफोल्ड यह नाम याद रखो, थोड़ा कठिन है। कैटफोल्ड ये परिभाषा याद रखने के लिए आसान है, लिखने के लिए आसान है। एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक मतलब क्या है? वही अर्थ जो मराठी में अर्थ है वही हिंदी में, वही अंग्रेजी में बताने के लिए पाठ्य सामग्री द्वारा प्रस्तापित करना अनुवाद कहलाता है। आगे की परिभाषा है न्यूमार्क। न्यूमार्क अनुवाद विद्वान कहते हैं कि अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है। मतलब क्या है? अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश, जैसे मराठी में लिखा हुआ संदेश है, संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के, मतलब हिंदी के या दूसरे अन्य किसी भाषा के संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है। ये न्यूमार्क कहते हैं। ये भी आसान है। अनुवाद एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत परिभाषा क्या बोलती है कि अनुवाद एक प्रक्रिया है। ये क्या है? हर्डमन तथा स्टार्क इनके द्वारा एक भाषा या भाषा भेद से दूसरी भाषा या भाषा भेद में प्रतिपाद्य को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया या उसके परिणाम को अनुवाद कहते हैं। मतलब एक भाषा या भाषा भेद से दूसरी भाषा भेद में, मतलब एक भाषा है और उस भाषा को उसी अर्थ में दूसरी भाषा में बदलना ही अनुवाद करना कहते हैं। किसका है? हर्डमन तथा स्टार्क का मानना है। अनुवाद एक संबंध है। हमने 3 स्तरों पर देखा था। अनुवाद क्या है? एक संबंध है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित परिभाषाएं आती है। हेलिडे कहते हैं कि अनुवाद एक संबंध है जो 2 या 2 से अधिक पाठों के बीच होता है। मतलब हेलिडे क्या कहते हैं कि अनुवाद क्या है? एक संबंध है जो 2 या 2 से अधिक पाठों के बीच होता है। पाठ समान स्थिति में समान प्रकार्य संपादित करते हैं। दोनों पाठों का संदर्भ समान होता है
और उनमें व्यंजित होने वाला संदेह भी समान होता है। मतलब एक पार्ट मराठी का है, मराठी में जो अर्थ उसके सागर गर्भित अर्थ निकलता है, सारांश अर्थ निकलता है, वही हिंदी में है, वही अंग्रेजी में है, एक ही पार्ट का। तो ये क्या हुआ, संबंध परक अनुवाद की परिभाषा है। अनुवाद की परिभाषाओं का यह वर्गीकरण यहाँ अनुवाद की प्रकृति बहुपक्षीयता को स्पष्ट करता है। वहाँ इससे यह संकेत भी मिलता है कि विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार अनुवाद की परिभाषाएं भी भिन्न भिन्न हो जाती है। यानी जिस उद्देश्य से हमने अनुवाद किया है, उसी उद्देश्य से अनुवाद की परिभाषा जो है भिन्न होती है, बदलती होती है, परिवर्तित होती है। इस प्रकार ये सभी परिभाषाएं मान्य हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर अनुवाद के दो पक्ष माने जाते हैं अनुवाद के। एक कौन सा है, संक्रियात्मक पक्ष, और दूसरा है सैद्धांतिक पक्ष। यह हम बाद में देखेंगे और यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं। और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो हमारे नेट सेट के छात्र है, नेट सेट परीक्षा के जो छात्र है पढ़ाई करते हैं हमारे चैनल से, कि वो सोचेंगे कि नेट सेट का पाठ्यक्रम छोड़कर ये क्यों पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए, ये भी काम की चीज़ है। और ये खास तौर पर इसलिए पढ़ा रहे हैं कि स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ BA थर्ड ईयर के पाठ्यक्रम में अनुवादित साहित्य नामक एक पेपर रखा गया है। और उसमें अनुवाद की अवधारणा, अनुवाद का स्वरूप, अनुवाद की परिभाषा, अर्थ और बाद में अनुवादित रचनाएं दी गई है। और यह जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उन छात्रों के लिए यह मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई नांदेड़ से यह वीडियो, कोई महाराष्ट्र में या खासकर नांदेड़ जिले में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से कोई ये वीडियो सुन रहा है, तो अपने आसपास के छात्रों तक इनको पहुंचाने की कृपा कीजिए, क्योंकि सबका भला होना यही हमारा लक्ष्य है। सबका भला करना, सबको सफल करना, यही हमारा लक्ष्य है। और यह लक्ष्य कब सफल होगा, तब आप सभी का सहयोग होगा, तब। ऐसा नहीं है। और इसके साथ ही जो भी नेट सेट का पाठ्यक्रम है वो तो पहले से ही पढ़ा रहे हैं। अभी हाल ही में सेट का पेपर सितंबर माह में होने वाला है, महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम 2026। तो इसका पाठ्यक्रम भी लगभग पढ़ाना हो चुका है। जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो भी वस्तुनिष्ठ तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, वो जल्दी हम पढ़ा रहे हैं। और जल्दी ही हम अभी जो PYQ क्वेश्चन हैं, PYQ क्वेश्चन जो है, ये भी सीरीज़ बहुत जल्द हम प्रारंभ करने वाले हैं। अभी अगस्त माह की आज 19 तारीख है, कल 20 तारीख होगी। तो जल्द से जल्द ये हम स्टार्ट करेंगे PYQ क्वेश्चन महाराष्ट्र सेट परीक्षा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।